पेनवा नहीं है हमारे पास, है? ये एडवांस कहां से शुरू करें? 1 से कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3। थर्ड क्वेश्चन में स्पेसिफिक डाउट है, आप पहले स्पेसिफिक बताएं। उससे आंसर आ रहा है, आपने गलत समझी है डायग्राम। हाँ, वो उसमें कई लोगों ने गलती की है, देख लो जरा, सभी लोग ध्यान से देखो। इसके कोऑर्डिनेट पे ज्यादा ध्यान दो डायग्राम की तुलना में। हाँ, कोऑर्डिनेट पे ध्यान देते नहीं है लोग, तो ऐसा लगता है कि जैसे इसका जो प्रोजेक्शन है वो ले लेंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रोजेक्शन सोचते तो सही है, लेकिन आंसर फिर भी गलत आ जाता है। कि कारण क्या है? हाँ, साइड लेंथ को ए मान लेते हैं। साइड लेंथ जो है वो √2 ए बाई √2 या √2 ए। साइड लेंथ √2 ए है, बस एरिया वेक्टर निकाल लिया। ठीक, कैसे निकाला? ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ, उससे भी आंसर आना चाहिए, कुछ गलती कर रहा होगा। भाई आ रहा है आंसर? वो अपेक्स का भेजा है उन्होंने, नॉर्मल का भेजो। नहीं नहीं, है। वो सेम नाम से फाइल भेज दी है, एसआरजी के नाम से। 98 मार्क्स, हाईएस्ट 10 बार, और रोल नंबर है 0961 है। हाईएस्ट 107 है, फिर इसमें कैसे 1 दिखा रहा है सीरियल नंबर? और टॉप स्कोर मेरे पास तो 98 ही आया, एक बार कंफर्म करिएगा। टॉप स्कोर किसका है? मीका का। गुड, शाबाश। मीका वो उसमें भी ला यार, नॉर्मल वाले टेस्ट में भी अच्छे नंबर ला। और सेकंड रैंक किसकी है तो ऐसे ही पूछ लो। तेरे 107, तेरे 106, फिर उसके बाद 102, उसके बाद तेरे 98, फिर 93। गुड, बढ़िया। ए ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान, क्यों? वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो मेंस की तैयारी पूरी है सोने की, जेई मेन में जाकर के? नालायक, बाद में तो दे देती कम से कम। अच्छा, पंकज आ गया है क्या, ये बताना चाह रहा है? हाँ भाई, पंकज आ गया है, रिकॉग्नाइज कर लो, तब से कुछ ना कुछ बोल रहा है, बक रहा है, बकवास। आ गए भाई, तुम आ गए, मान लिया। हाँ ठीक, चलिए खैर बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट अब किसी को? फोर फोर्थ का फोर्थ का बी फोर्थ का बी आफ्टर कनेक्टिंग, चलो देखते हैं। स्पर्कल नॉट करेक्ट, ठीक है। इसमें अपन पढ़ चुके भाई, अरे आवाज बंद करो यार। सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, उल्टा होता ना रेशियो, आर बी बाई आर ए। ठीक, इससे काम नहीं बन रहा, बस हो गया, तो क्लास में किया हुआ थे, इसमें दिक्कत क्या आ रही? दिल्ली, हाँ, तो जिसका सिग्मा ज्यादा होगा उसकी फील्ड ज्यादा होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बे? सिग्मा का, चार्ज का नहीं, सिग्मा का। सिग्मा इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है,
याद आया? हमेशा लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि आर बढ़ाने पर सिग्मा कम होता है। ये सारी बातें करी थी जो आपको हल्की हल्की याद हो रही होंगी पिछले जन्म की तरह। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 6 का ए, 6 का ए। हाँ, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज एज, ये यार ये तो बताया था क्लास, तुम्हारी क्लास में नहीं बताया होगा, हो सकता है। देखो भैया ऐसा है, गॉस लॉ हमेशा उस जगह वैलिड है जहां पर भी वेरिएशन 1/r² का होता है। ये बताया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब जान लीजिए, अब जान लीजिए, खत्म। जहां लड़ाई खत्म, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहे हो। तो जहां पर भी वेरिएशन 1/r² का होगा सेंट्रल फील्ड के केस में, वहां वहां गॉस थ्योरम वैलिड होगी, ये जान लीजिए। ठीक, क्लियर? अरे क्लियर यार। हाँ, अब बोलो 6 का कौन सा ऑप्शन हो गया कंप्लीट? सेवेंथ, सेवेंथ का बी। तो बोलना बे। अरे मेरी गलती यार। वाह वाह। The Gauss law can be used to calculate the field distribution around an electric dipole. क्यों भाई, कैसे? देखिए, गॉस लॉ कैन बी यूज टू कैलकुलेट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। गॉस लॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन फील्ड कैलकुलेट, फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता सकते गॉस लॉ का यूज करके। बस, ठीक, अभी क्लियर? हाँ ले सकते हैं ना, यही तो गारंटी कि नहीं पता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, 7, टू लार्ज वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है नीचे ग्रेविटी है, तुमने जो नहीं ली होगी। ठीक, समझ में आ गया? 8th, 9th, 9th में हाहाकार मच गया। समझा दे, चलिए समझा देते, बिल्कुल समझा देते बेटा, पूरा समझा देते हैं, पूरा समझा देते हैं। वो कह रहा है पूरे में से माइनस होगा, मैं कह रहा हूं पूरा समझा देते हैं। देखिए भाई, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर, फील्ड कहाँ पूछी है, के की वैल्यू पूछी है, और वो दी कहाँ है की फील्ड है, 2r डिस्टेंस की, यहाँ की दी है। ठीक, इस वायर के कारण होगी 2k λ/r। ठीक, 2r माइनस कर दीजिए उस स्फेयर के कारण, उस स्फेयर के कारण कितनी होगी, के, क्यू, क्यू कितना आएगा उसका, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, r/2 का होल क्यूब, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस सेंटर से 2r, तो 4r²। सही है भाई, यही आंसर है, सॉल्व कर लीजिए, बस खत्म हो गया, इतना ही था। हाँ यार, इसमें डाउट आना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन समझ में नहीं आया था, अभी आया समझ में, क्लियर है? प्लस रो और माइनस रो का स्फेयर भर दो, तो एक तो बन गया इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसमें से माइनस कर दे स्फेयर का। ठीक, चल 10th, 11th, 11th के दो आंसर क्यों आ रहे हैं? एक अंदर भी पॉइंट है और एक बाहर पॉइंट है, वो तो अपन ने डिस्कस किए थे यार, पोटेंशियल 2 पॉइंट पर 0 हो सकता है क्या? 12th, 12th बढ़िया क्वेश्चन है 12th, लेकिन 12th होना चाहिए यार, वही वेक्टर वाला मेथड। कैविटी वाला याद है तेरे को? देख लो अपनी क्लास नोटबुक में, लिखो सब लोग, जिसको भी नहीं हुआ है वो, खासकर वो ओ, ओ डैश ए, ये प्लस रो, ये माइनस रो, पॉइंट ए पर फील्ड पूछी गई है, तो रियाले के कारण पहले देख लो, बाद में नोट करना। क्या मैं यहाँ पर प्लस रो और माइनस रो दोनों मान सकता हूँ? ठीक है, तो ये आएगा रो अपॉन 3 ε0 ओ ए वैक्टर, उधर वाले के कारण बोलो माइनस रो अपॉन 3 ε0 ओ डैश ए वैक्टर। सही है क्या बे? रो अपॉन 3 ε0 ओ ए प्लस ए ओ डैश, जल्दी बोलो क्या आया? ओ डैश आ गया क्या? लो जी, खत्म कहानी, जल्दी नोट करो फटाफट। अबे मार्गदर्शन में कोई मेन का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, यही मेन का, एक दो हुए थे। हाँ वो क्योंकि एडवांस के लिए तो था, वो कोर्स ही एडवांस के लिए था शायद। हाँ नहीं हुए थे ना, हाँ।
राकेश शर्मा सर ने पासवर्ड भेजा है। किस चीज का पासवर्ड है? पीडीएफ उनके नोट्स हैं? अच्छा, मतलब है तो नहीं के ना, वो तो नहीं लिखेंगे। हो गया भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आउट है, बताते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ गया, क्वेश्चन समझ में आया कि बेटा? वही नहीं आया ठीक से। देखो क्या क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। वाई जेड प्लेन पहले तो समझो क्या है। ये वाई, ये जेड, तो ये वाला प्लेन हो गया वाई जेड। इस प्लेन पर जेड बराबर √3a/2, मतलब ये हो गया वायर। ठीक, ये वायर समझ में आया बेटा? ठीक है। अब यहां पर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस एबीसीडी लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में मतलब इस प्लेन में यहां पर एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक, जो यहां से जिसका सेंटर कितनी दूरी पे, √3। क्लियर है? समझ में आई यही बात? अच्छा, अब यहां सामने से देखो, इधर से देखो, तुम्हें क्या दिखाई देगा वो देखते हैं। ये इसकी जगह डॉट दिखाई देगा बेटा, इसकी जगह डॉट दिखाई देगा। अच्छा, इसकी जगह क्या दिखाई देगा? ये केवल ए लेंथ का वायर दिखाई देगा बस। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी दिखाई देगी? √3a/2। अच्छा, तो ये एंगल कितना बेटा दिखाई देगा? ये वाला 30 डिग्री। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? अच्छा, अब 60 डिग्री अगर ये एंगल है, ठीक, तो इस तरीके के 6 और जोड़ दीजिए तो रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक, तो एक से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? इसकी लंबाई बोलिए, इसकी लंबाई ये वाली एल है, तो एल लैम्डा हो गया चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका 1/6, ये आंसर है। आया समझ में? क्लियर? ठीक, कोई और डाउट? ठीक है। 14 किसमें बेटा? 14 का डी, ई इज यूनिफॉर्म एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड ऑन अल्फा। हाँ, फॉर्मूले में ओ डैश वेक्टर आता है ना। ठीक, 15 15 में, हाँ, नहीं जरूरत भी नहीं है, यूनिट डायमेंशन से ही करना बस। यूनिट डायमेंशन से मुश्किल है? अच्छा, ओके, आगे बढ़ो। देखिए किससे किया गया है, और यहां पर भी मुश्किल तो आई है। 16 का सी पूरा, चलिए पूरा देख लेते भाई। 16 तो बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है 16। हाँ, देखो भाई, सबसे पहले तो ये समझो कि यहां से आर डिस्टेंस पर प्लस क्यू यहां पर चार्ज रखा है, तो इस सर्कुलर फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, सबसे पहले तो ये बताओ। क्या तुम लोगों को ये वाला सॉलिड एंगल याद है? 2π1 ये 4π का कितना फ्रैक्शन होगा? ये टोटल फ्लक्स का भी उतना ही फ्रैक्शन होगा। इतना फ्लक्स पास होगा इससे। ठीक, अब इससे हो गया इतना फ्लक्स पास। ठीक, तो जस्ट आउटसाइड रखा है, देखो क्या लिखा है, जस्ट आउटसाइड, तो टोटल से कितना हो रहा होगा? 0। तो कर्ड सरफेस से कितना होगा इसी का? अभी क्लियर? समझ में आ गया? अभी कोई डाउट हो तो पूछो। कराया ना 17, इससे ज्यादा अच्छा कराया अपन ने तो, क्यूब वाला। हाँ, 17 का आंसर गलत है? अच्छा भाई, ओके, बी ए डी होगा और बी डी दिया है, ए बी होगा। देखा जेई में, देखा जेई में क्या देखा, दिया है ए और बी डी, ये जेई में दिया है। हाँ, अच्छा तेरी ऐसी तैसी करो भाई, ए बी डी दिया आंसर। ठीक, डी कैसे होगा? डी कैसे होगा? डी कैसे होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द शेल एट ऑल पॉइंट्स।
It pierces a thin non-conducting spherical shell of radius r in such a way that the arc PQ, ठीक है, subtends an angle 120 degree at the center O, ठीक है, of the permitted, ठीक है, which of the following statement is are true? The electric field is normal to the surface of the shell at all points. यार ये कैसे सही हो गया? बुक्स में क्या दिया है? ए भी दिया है, डी नहीं दिया। जेई में देखा किसी ने वेबसाइट पे? जेई 2018 ए भी दिया है, चेक कर लिया सर ने, ए भी दिया है, डी नहीं दिया भाई, सही कर लीजिए। 16 में भी है, 16 का सी बता दो एक बार। ओके अभी बता देता हूँ बेटा। 16 का सी, द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता ना भाई, ऐसे सोच, यहां पर ये है क्यू, ये थीटा एंगल पर, इस जगह फील्ड की वैल्यू ये आर क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका कंपोनेंट कितना होगा, कॉस थीटा, नॉर्मल वाला। तो ये तो यूनिफॉर्म है ही, ठीक, थीटा से इंडिपेंडेंट कर दे तो भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में ओमेगा टी आएगा कहां पर बच्चा? अच्छा ये इसको सही कर लीजिए बच्चों, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अभी कोई डाउट इसके बाद? नहीं। 19 में डाउट है? कोई स्पेसिफिक डाउट बच्चा? हुआ नहीं। कितने लोगों से 19 हो गया? बहुत बढ़िया भाई, मतलब बहुत बढ़िया। इस बात पे नालायको पूछा नहीं, हुआ इतने लोगों से नहीं। कितने लोग होमवर्क करके नहीं आए हैं, हाथ ऊपर करें। जो लोग होमवर्क करके नहीं आए दोनों हाथ ऊपर, तबीयत खराब वाले छोड़ करके। कोई बात नहीं, ट्राई तो सारे किए ना, हाँ बस ट्राई सारे करने चाहिए। हाथ ऊपर दोनों। अबे अपने कान क्यों लगाए तू? हाथ ऊपर कर। 5 क्वेश्चन नहीं हुए केवल, ढंग से ऊपर हाथ, हाँ ढंग से ऊपर, सीधे स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे। बेटा सीधे हाथ का मतलब जानते हो? नहीं जानो, अपने सामने लोग देखो कैसे सीधे किए हाथ, हाँ ऐसे करने तो। मोटे मरेगा तू, सुधर जा बेटा, बहुत बदमाश है। जैसे इधर देखो वैसे ऐसे करता है, स्टाइल मारता है। परलिन सुधर जा तू। कितने 5 छोड़े? बस 5 मिनट हाथ ऊपर खड़े कराऊंगा बस, ठीक, 5 छोड़ते चले। चलो नीचे कर लो, देखते क्वेश्चन। अ थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल ऑफ रेडियस r carries a uniformly distributed charge such that the potential at its surface is V0। सबसे पहली चीज V0 की वैल्यू निकाल लीजिए, KQ बाई आर बराबर V0। हाँ ठीक है। इसके बाद अ होल विद ए स्मॉल एरिया अल्फा इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एक होल बनाया गया है जिसका एरिया अल्फा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अल्फा इज मच मच लेस देन 1, ऑब्वियसली होगा ही होगा, इज मेड ऑन द शेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द शेल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट की तो क्लास में कराए हुए सारे क्वेश्चन है यार, पूरा कंडक्टर में कराया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के समय। बाकी बचे के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इसके कारण जो है इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या करते हो बे? किसने पूछा ना, आवारा सुअर। क्वेश्चन नंबर 19 तो हो गया, 20 भी नहीं हुआ, चलो 20 ठीक है। अ चार्ज शेल ऑफ रेडियस r carries a total charge q given phi as the flux of electric field through a closed cylindrical surface of height h। ठीक है भाई, चार्ज शेल रेडियस r का चार्ज q दे दिया। अब देखो अलग अलग रेडियस के लिए आंसर पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे जैसे सिचुएशन दी जा रही है उस हिसाब से बनाते जाओ भाई, है ना। सबसे पहले तो उसने ये दिया है कि स्मॉल आर की वैल्यू और एच की वैल्यू को सेट करो सबसे पहले तो,
तो स्मॉल आर की वैल्यू 3r/5 है, तो 3r/5 इधर और 3r/5 इधर। अगर ये 3r/5 है तो बच्चों ये क्या होगा, 4r/5। ठीक, ये भी 4r/5। अब ये कह रहा है कि हाइट जो है 8r/5 से कम हो, तो हाइट अगर 8r/5 से कम हो गई तो ये इसी के अंदर आएगा, आएगा। इसके अंदर अगर आया तो सीधा रो इंटू वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। अरे बोलो ना। तो क्या अ, अच्छा फ्लक्स पूछा है क्या, और चार्ज जो है वो सिर्फ किस पे है, सरफेस पे, और पूरा ये किधर आ रहा है, अंदर। तो अंदर कोई चार्ज ट्रैप है क्या, नहीं है, तो जीरो हो गया। बहुत जल्दी बता दिया बेटा तुमने, ए हो गया। इफ एच इज ग्रेटर देन 2r, तो एच को 2r से बड़ा कर देते हैं भाई। अगर यहाँ पर एच 2r है और r की वैल्यू 3r/5 है, तो ये कितना आया था 8r/5, और 2r से बड़ा हुआ तो इसका मतलब क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस कर जाएगा तो कितना चार्ज आएगा अंदर, वो निकालना पड़ेगा। कि कैसे निकालें साहब, अरे यही तो आएगा यार, ये वाला चार्ज ही तो आएगा केवल। और क्या ये एरिया निकालना आता है क्या, कैसे आता है भाई ये एरिया, सॉलिड एंगल से, उसका डबल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उससे आंसर आ रहा है। आर्क का एरिया क्या होता है बेटा, तो एक बार सोचो सही, तुम बोल क्या रहे हो, आर्क का एरिया। हाँ तो फिर भी एरिया कैसे लोगे, निकालो कैसे आर्क का एरिया पे, इस लाइन का एरिया बताइए कैसे। हाँ तो वो तो निकालना पड़ेगा, नई चीज है ये पार्क, स्पेस ऐसे पूछो बेटा, आर्क का एरिया 21, 21, 21 देखते भाई। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है भाई, ठीक है, ओरिजिन पर फिक्स है, और रखा कैसे है ये, ये है 45 डिग्री पर, ये है डायपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट, ठीक है। इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन एज शोन इन फिगर, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। ठीक भाई, बढ़िया बात है। यार इसमें एक चीज तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होनी है अगर, तो ये बात तो तय है कि हर जगह फील्ड जो है वो स्फीयर के परपेंडिकुलर होगी, होगी। तो यहां पर इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन ये है, और नेट फील्ड का भी डायरेक्शन यही है। तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब फील्ड का डायरेक्ट एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन भी यही हो। तो मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है ई नॉट, ठीक, इस डायरेक्शन में है एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट। अब कोई भी जनरल पॉइंट ले लीजिए, कोई भी जनरल पॉइंट, तो मैंने ये जनरल पॉइंट यहां पर लिया, ये थीटा, ठीक, इस थीटा से यहां पर लेता हूं, डायपोल से थीटा एंगल पर, डायपोल के लॉन्ग है ना फील्ड, तो अलग डायग्राम बनाते हैं, यहाँ थीटा एंगल पर। ये क्या है बच्चों, ई नॉट, इसके कारण फील्ड बोलो इस साइड 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, इसके कारण बोलो, इस वाले कंपोनेंट के कारण kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये एंगल बोलिए थीटा है। अच्छा, अब नेट फील्ड किधर आनी चाहिए, नेट फील्ड किधर आनी चाहिए, अगर ये रेडियस इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो परपेंडिकुलर आनी चाहिए। इसका मतलब ई नॉट का ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल करेगा, ये वाला कंपोनेंट है कितना, ई नॉट साइन थीटा बराबर बोलिए केपी साइन थीटा बाय, क्या ये थीटा से इंडिपेंडेंट आ गया, इसका मतलब इस रेडियस पे हर पॉइंट पर यही घटना घट रही होगी, दैट मींस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसके बाद रेडियस की वैल्यू भी आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आ गई है, सारी चीजें आ गई है। देख ले, कोई डाउट हो तो पूछिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 22 में अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यूज किया है वर्ड, नहीं किया है तो फिर निगलेक्ट करो, ग्रेविटी घटाओ। 23, 23, 20 डाउट है इसमें, अभी देख लेते हैं।
ठीक, देखते जाइए। सबसे पहली चीज 2 kp बाई एल क्यूब इंटू क्यू बराबर के एक्स होगा, के एल होगा। क्यों भाई, ये सही लिखी इक्वेशन, इसमें कोई डाउट? ये क्या लिखा है बेटा? नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ, तो इसकी नेचुरल लेंथ कितनी हो गई? 0। तो जो भी लेंथ है वो एक्सटेंडेड लेंथ है। अभी समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद यहां से इसको x डिस्प्लेस कर दीजिए, फोर्स निकाल लेते दोनों। क्या क्या लगेगा इस पर फोर्स? के एल प्लस एक्स माइनस 2 kp बाई एल प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू क्यू। अब हो जाएगा? ठीक, अभी कोई डाउट किसी को? टाइम पीरियड निकालने के लिए फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल शो कर दिया। आ रहा एक्स की पावर 4 नहीं आएगा, एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा। हाँ, तो बस हो गया। मैं बता देता हूँ क्या आएगा, देख चेक कर। ये आएगा के एक्स प्लस के एल की जगह ये वाली वैल्यू रख दे, 2 kp बाई एल क्यूब इंटू क्यू माइनस 2 kp अपॉन एल प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू क्यू। ये क्या लिखा है पता है? डेरिवेटिव लिखा है। क्यों भाई, इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं? लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक भाई, हाँ भाई समझ में आ गई बात? ठीक, आगे बढ़े। अरे बोलो बे। देखो अच्छा, ये इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। 2 kp बाई एल क्यूब, अगर मान लीजिए हम डेरिवेटिव लिखते तो हम क्या कहते हैं? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 को क्या लिखते हो? एफ डैश एक्स लिखते हो बच्चों। अब देखो, ये इस एक्स की जगह एल लो और एच की जगह एक्स लो, तो ये 2 kp क्यू अपॉन एल प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 kp क्यू अपॉन एल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स और मल्टीप्लाइड बाई एक्स कर देंगे, तो डेरिवेटिव बन जाएगा 2 kp बाई एल क्यूब का, और एल क्यूब का डिफरेंस एक्स है। एल क्यूब एल का इनिशियल एल और फाइनल एल का डिफरेंस ही तो एक्स है। एल पहले एल था, फिर वो क्या बन गया? एल प्लस एक्स, तो उसी का डिफरेंस तो एक्स है। नहीं आया समझ में? तो इसका डेरिवेटिव लिखो, क्या लिखोगे? एल की पावर -3 है, तो यह प्लस आ जाएगा 6, बोलो ना बे, 6 kp बाई एल की पावर 4 इंटू क्यू इंटू एक्स। चेक करो, यहां से वैल्यू चला लो। 2 kp क्यू अपॉन एल की पावर 4 क्या है? के है, रख दो। तो कितना बचा? 4 kx बचा। ये आ गया फोर्स। अभी समझ में आया? नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 25 बता देते हैं। चलिए, नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। A point charge q of mass m is suspended vertically by a string of length L, now brought towards q. q कहाँ है बे? ये है q। moves away, ए होना चाहिए फाइनल। अच्छा ठीक है, इसमें बोला है इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल, कुल मिलाकर के डायपोल के कारण पोटेंशियल इनटू क्यू, ये करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए देखिए डाटा हमारे पास सफिशिएंट है कि नहीं है। अल्फा की वैल्यू नहीं दी है, क्यों भाई? नोट दैट द थ्री कोप्लेनर फोर्सेस कीपिंग अ पॉइंट मास इन इक्विलिब्रियम एफ बाय sin थीटा। अरे वाह, क्या बड़ी बात बता दी इन्होंने, तो हिला के रख दिया बे। ठीक, चलिए तो शुरू करते भाई। हिंट तो दे ही दी इन्होंने, नहीं दी है? दे दी, अच्छा बहुत बढ़िया बात है भाई। ये क्या? mg, अच्छा इस साइड बोलिए फोर्स Fe, वो लिख देंगे Fe की वैल्यू। ठीक, ये कितना?
टी। हमें निकालना क्या है, अल्फा की वैल्यू निकाल ली बच्चों, क्यों भाई, यही तो करना है। तो कैसे निकालें, एफ ई के सामने का एंगल बोलो, एफ ई के, ये तीन फोर्स देखो, ये और ये, टेंशन हमें चाहिए नहीं, टेंशन की टेंशन नहीं चाहिए। तो टेंशन की अगर टेंशन नहीं चाहिए तो क्या करें, क्या देखो क्या करें, ये एंगल बोलिए अल्फा, तो ये वाला एंगल बोलिए, तो एफ ई अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। क्या क्लियर है ये, आगे बढ़िए। एम जी के सामने का एंगल बताइए, कि एम जी के सामने का एंगल कैसे बताए बे, देखो कैसे बताते हैं, बता दोगे, बताओ, अच्छा चलो, एम जी के सामने का एंगल सर कैसे मतलब, बताइए, यही क्वेश्चन है बस, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, मैथ्स थोड़ी सी लगानी, ज्योमेट्री लगानी है। एफ ई के एम जी के सामने का एंगल बताइए, 2 अल्फा। अच्छा, कंफर्म है, पक्का, ये एंगल बोलो, पाई बाई 2 माइनस, अच्छा तो ये वाला एंगल भी वही होगा, अरे होगा, और ये पूरा एंगल बोलिए, तो ये एंगल बोलिए, पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, बोलिए कितना आया, पाई बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, 2 अल्फा आ गया। यस सर, अभी भी कह रहा है, अरे बेशरम इंसान, अब तो सुधर जा। एम जी अपॉन कितना आया भाई, साइन, यानी कि कॉस अल्फा बाई 2, सही है भाई, यहां तक क्लियर है, अब हो जाएगा क्या, इसके बाद यहाँ इसके बाद ही दिक्कत थी, इससे पहले होगी, क्योंकि एंगल में ही दिक्कत आती है यहाँ पर सबको, टाइट हो जाते हैं एंगल निकालने में। लेकिन फिर भी आंसर निकालोगे कैसे, बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या लिखोगे, मैं बता देता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम में तुम्हारे पास आएगा 2, नहीं, के पी के पी अपॉन आर स्क्वायर 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही आएगा ना, अरे बोलो ना बे, के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू होता है ना, 2 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी, पोटेंशियल निकालने बे, पोटेंशियल इंटू चार्ज पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, ये इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू पता है, तो अल्फा को एलिमिनेट करना है यहाँ पर, हो जाएगा भाई, अभी समझ में आ गया, बढ़िया बात है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 डायलेक्ट्रिक का सवाल है। अच्छा, डायलेक्ट्रिक में फोर्स जो है वो के टाइम्स कम हो जाता है, केवल उससे काम नहीं बन रहा, के टाइम्स कम होता है, वो देख ले यार उसी से, तो बस बताओ, हाँ, बी की जगह ए होगा, हाँ यहाँ तो थोड़ा सा लफड़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन अनचेंज, अब इन्होंने नेट ले लिया है वो बिटवीन द स्फीयर में, जो कि गलत है, अब क्या करें, वो है तो है एडवांस, गलत बोनस भी नहीं हुआ, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि पेपर में करेक्शन और फिजिक्स ये दो अलग चीजें हैं। 27, 28, 29, 29 में डाउट है, इसको डाउट है, कैसा क्वेश्चन भाई, सिंपल, 30, 30 बहुत टफ है, 31, 31, 31, 31, चलिए 31 देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर तो नहीं आ गया, नहीं आया, किसको किसको डाउट है 31 में, हाथ रेस करें, हाँ, ये लोग अपनी क्लास नोटबुक में ये क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएंगे मुझे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और आप लोग बता देता हूँ, आप लोग देखेंगे क्या ये भी बता देता हूँ, हमने क्लास में क्वेश्चंस कुछ करवाए हैं, एक वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन करवाया है, फिर एक O2 डिस्कस करते समय कराया था, यहाँ पर क्यू था, तो बताओ चार्ज का वेरिएशन कैसा हो, अल्फा की वैल्यू क्या हो ताकि फील्ड इंडिपेंडेंट आ जाए, ये OE2 का क्वेश्चन था,
इसका सोल्यूशन देखिएगा, और जो क्लास में समझाया है रो वेरिएबल वाला उसका सोल्यूशन देखिएगा, और फिर से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, वरना मैं कभी भी कितना भी बताता जाऊं आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये होना चाहिए था भाई। 31 हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और क्या कुछ रह गया? नोटबुक का एक क्वेश्चन था, बताइए साहब। क्या था क्लास का क्वेश्चन? सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी थी। ये क्या था रो वन, ये क्या था रो टू। ये एक सिलेंडर लिया, गॉसियन सरफेस, ये एरिया ए, ये एरिया ए। ठीक, मान लेते हैं इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो बताइए इससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? इससे टोटल फ्लक्स पास होगा E2A माइनस E1A, बराबर होगा चार्ज डेंसिटी अगर इस सरफेस पे सिग्मा है तो सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सहमत है क्या? अरे बोलो ना भाई। E2 की वैल्यू क्या होगी? रो टू जे। E1 की वैल्यू क्या होगी? रो वन जे, बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई जल्दी बोलो? रो टू माइनस रो वन इंटू बोलिए जे इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो दो जंक्शन वायर के जब भी ज्वाइंट किए जाएंगे तो वहां अपीयर होगी। कितने लोगों का सही है? गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसका प्रूफ बेटा? स्टडी करंट, याद करिए क्या बताया था स्टडी करंट की कंडीशन। किसी भी क्लोज वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ चार्ज क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो अमाउंट ऑफ चार्ज अगर कांस्टेंट है तो जितनी करंट आ रही होगी उतनी करंट बाहर जा रही होगी। ये प्रूफ है इसका, ये। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों हो गए थे कि अभी केवल फर्स्ट लॉ हुआ था? फर्स्ट लॉ हुआ था, तो लिखे किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। हाँ, एक बार रुक जा बे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। फिर तेरी बात पे आता हूँ, चिंता मत कर। किरचॉफ फर्स्ट लॉ is based on charge conservation principle। चल अब तू बता बेटा। अभी अभी तो थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में प्रूफ किया था, याद करो। इन यूनिफॉर्म कंडक्टर चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। नहीं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में फिर से प्रूफ किया है, मैं भी प्रूफ किया है। ठीक, तो भाई यहाँ पर बताइए, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर ये जंक्शन है तो स्टडी स्टेट पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि चार्ज यहाँ पर कंजर्व है, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जितना आएगा उतना जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट दिस लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ठीक, अब आते किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ को कई नाम से जाना जाता है। किरचॉफ सेकंड लॉ और केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और या फिर लूप रूल। क्या मीनिंग होता है क्या, ध्यान से समझिएगा। ये भी आज की डेट में बहुत ऑब्वियस है। क्या है वो अपन देख लेते हैं।
मान लीजिए कि ये एक ये एक लूप है, क्लोज्ड, ए बी सी, ये E1, ये R1, ये E2, ये R2, ये E3 और ये R3। ठीक, अच्छा, अब एक बात तो तय है कि यहां और यहां करंट में कोई गारंटी नहीं ले सकते सेम होंगे या डिफरेंट होगी, क्योंकि यहां पर जंक्शन आ रहा है। इस जंक्शन पे समेशन 0 होगा ये तो कह सकते हैं, लेकिन क्या इस बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं कि यहां अगर करंट I1 है तो यहां पर I1 ही होगी? कुछ भी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो ठीक भाई, यहाँ I2 मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। ये कंफर्म है, अगर इधर I1 मान लिया, इधर I2 मान लिया, तो ऊपर वाले से I1 प्लस I2 हो। आप जरूर कंफर्म कर सकते हो, लेकिन जब तक दूसरा वाला खुला हुआ तब तक पहले वाले पे कोई कमेंट कर ही नहीं सकते। अब आते हैं इस पर कि इस पे कोई कमेंट कर सकते हैं? इन दोनों को देख के चेक करो, I1 प्लस I2, इससे इससे कुछ भी हो सकती है, तो कोई कमेंट कर सकते हैं क्या? तो कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए जो आपका मन करे, I3। ठीक, मान लिया, माना है, इधर मान लो, इधर मान लो, जो तुम्हारा मन करे, एजम्पशन है। हाँ हाँ, यहां पर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ जंक्शन है, इस जगह जंक्शन है, तो यहाँ पर समेशन 0 होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर करंट बहुत ज्यादा आ रही हो, ये और ये मिलकर के इधर आ रहे हो, क्या पता। कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते। मतलब जैसे मान लो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक, तुम्हें A नोन है, तो B और C के बारे में क्या कोई भी चीज गारंटी से कह सकते हो? इंडिविजुअल नहीं। तो इन तीनों का समेशन 0 है और केवल एक की वैल्यू पता है, तो दूसरे के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। अभी क्लियर? अभी बेटा R1 बराबर, अगर R2 है, अगर ये वायर नहीं है, अगर ये कुछ भी नहीं है, तो बहुत कुछ कह सकते हैं। अभी अभी क्या कह सकते हैं? गिवन वेरिएबल्स में अगर देखें तो कुछ नहीं कह सकते। अभी क्लियर? ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क क्लोज लूप में कितना होता है? 0। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर ये पॉइंट चूज कर रहा हूं, ठीक, और इस पॉइंट को चूज करके मैं घूमते हुए इसी पॉइंट पर वापस आऊंगा और पोटेंशियल डिफरेंस लिखता जाऊंगा। जो बैटरीज दिख रही हैं वो आइडियल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया जा चुका है। ठीक, सबके ईएमएफ का डायरेक्शन भी लिख देते हैं, ये E2, ये E3, ये E1। क्या आपको याद है ईएमएफ के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल इंक्रीज, और रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में चलने पर, और अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज, और सेम डायरेक्शन में डिक्रीज। ठीक है, तो बी से चलना शुरू करिए जरा, कड़बड़ 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 कड़बड़, ये बैटरी आई, तो क्या किया इसने? वीबी से शुरू करते हैं, प्लस E2 करेगा, पोटेंशियल की इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ो, ये करंट इधर है, आप इधर जा रहे हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, प्लस I2 R2। अब आप यहां पहुंच गए, इस जगह से इधर मत जाओ, मुड़ जाओ, इधर आओ, सेम पोटेंशियल लेके मुड़ रहे होगे। यहां पर क्या होगा? इसको क्रॉस करने पे क्या होगा? प्लस E3 माइनस I3 R3। यहां पहुंच गए, मुड़ जाओ, मुड़ने में कोई दिक्कत? यहां पर माइनस E1, यहां पर कहां पहुंच गए? वापस बी पर, तो वीबी फिर से आ गया, वीबी और वीबी कैंसिल, जो बचा है वो है किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्लोज लूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क क्या होता है? हाँ, वीसी क्यों नहीं लिया? ये बेटा वीसी ही तो है, ये वैल्यू वीसी तो है। अब वीसी के बाद आगे बढ़ रहे हैं भाई, यहां से चले, तो ये वीसी की वैल्यू, यहां पहुंच गए तो ये वीसी की वैल्यू आ गई। नहीं आया समझ में? भाई एक पॉइंट पर यहां कोई रेजिस्टेंस है, तो क्या कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है? नहीं हो सकता। आराम से नोट करिए। किरचॉफ लूप रूल पढ़ा जरूर है हमने, लेकिन हमने जो पढ़ा है, जिस स्टाइल से पढ़ा है, वो हम उस स्टाइल का यूज करके किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो निकाल सकते हैं। तो हमने किरचॉफ सेकंड लॉ ना पढ़ करके
पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखा है। और सेम पॉइंट से अगर सेम पॉइंट पे पहुंचोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, तो इसलिए वो कैंसिल हो जा रहा है। हाँ भाई, नोट कर लिया, जल्दी करो फटाफट। करंट ईएमएफ नहीं फ्लो कराता है, ईएमएफ वर्क करता है। नहीं, अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं करा, लूप एक सर एक पूरे क्लोज लूप में। क्योंकि टोटल वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही जीरो होता है और पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ही डिफाइंड है और किसी लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक, और बताएं। बिल्कुल, ये सारे टर्म पोटेंशियल के हैं। बोलो बेटा, पूछो। हाँ, किसी भी क्लोज्ड वॉल्यूम में चार्ज फिक्स है अगर, तो उससे नेट बाहर कर निकलने वाले करंट का समेशन जीरो होगा। क्लियर? और कोई डाउट? क्या बहुत कुछ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को क्रिएट किसने किया यहां पर? तो वो करता है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। चार्ज एक्यूमुलेट होता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को क्रिएट करता है वायर के अंदर। बैटरी क्रिएट करती है चार्ज का एक्यूमुलेशन और वो एक्यूमुलेशन फर्दर क्रिएट करता है एक्यूमुलेशन, और इस तरीके से पूरे वायर में स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, सरफेस चार्ज, और वो फील्ड को क्रिएट करता है। ठीक, चल यहां पर कुछ गड़बड़ किया है? इस जगह E3 होगा भाई, सही कर दीजिए, बढ़िया बात। हम सरफेस के जस्ट अंदर लिया था सिलेंडर। बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी से डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड VA minus VB and VB minus VC। चलिए शुरू। आज तो गर्मी ज्यादा हो रही। अच्छा, आज ठंड कम थी, गर्मी ज्यादा नहीं है आज, ठंड कम थी। हाँ हाँ, अभी तो किया था। हो गया।
हो गया? ओके। हाँ भाई, तो यहां से शुरू करते हैं। ए से बी चलना शुरू करता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि 1 एम्पियर करंट यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां तक कह सकते हैं। इसके बाद जंक्शन है। जब तक जंक्शन नहीं आ जाता तब तक करंट चेंज नहीं होगी। इसमें कोई डाउट? बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है। बैटरी ऐसा नहीं कि चार्ज उगलने लगेगी, 1 एम्पियर भेजो 10 एम्पियर हम देंगे तुम्हें, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक भाई? और जब तक ब्रांचिंग नहीं होगी तब तक करंट चेंज नहीं हो सकता। और वो जो होना था वो तो हो ही चुका है। यहाँ पर 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, और यहाँ पर 2+1 कितना आ रहा है? 3। ठीक, अब शुरू करते हैं। तो वीए से शुरू करते हैं लिखना। वीए बैटरी ईएमएफ के डायरेक्शन में जा रहा है, +5। करंट के डायरेक्शन में -IR। आगे बोलो। यहाँ पर बढ़ने पर कुछ भी झटका वटका नहीं लगेगा भाई, है ना? हाँ, यहाँ -12। ईएमएफ के अपोजिट कहाँ पहुंच गए? कितना आया? कितने लोगों का 19 वोल्ट आंसर था? हाथ रेस करें। चलिए, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। वीए माइनस वीसी आ जाएगा। कितना आ रहा है ये बता दो। वीबी माइनस वीसी -16 वोल्ट। कितना, किन लोगों का नहीं आया? वीबी माइनस वीसी कितना आ रहा है? अच्छा, पहला वाला भी नहीं हो पाया। पहला हो गया, अच्छा ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा मतलब, ठीक। और किसी को डाउट? नहीं बना रहा है? नहीं बेटा, क्लोज लूप में हमने इसीलिए तो बोला आपको कि मैंने जो आपको बताया वो किरचॉफ सेकंड लॉ है ही नहीं। मैंने तो जो बताया है वो ये बताया कि हाउ टू राइट पोटेंशियल इन अ लूप, इन अ सर्किट। पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है। अब किरचॉफ सेकंड लॉ कब आ जाता है? जब सेम पॉइंट से चल करके सेम पॉइंट पर लौट आओ तो वीए और वीए कैंसिल हो जाता है, और जो निकल के आता है वो किरचॉफ सेकंड लॉ। अभी क्लियर? ठीक। कोई और डाउट? जंक्शन एरिया पे करंट डिफाइन नहीं होता जब तक तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जाएंगे, ठीक। और कोई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अब जो एनालिसिस नाम डाला था उस पर आते हैं वापस। सर्किट एनालिसिस। सिंपल सी चीज है। मैश एनालिसिस में हम वेरिएबल लेते हैं करंट को। करंट इज टेकन एज वेरिएबल। और नोडल एनालिसिस में हम वेरिएबल लेते हैं पोटेंशियल। बस इतना सा अंतर होता है, बाकी बेस्ड दोनों एक ही चीज पर है। बताता हूँ मतलब एनालिसिस का क्या होता है ये भी बताऊंगा कि एनालिसिस का क्या मतलब होता है भाई, है ना, वही बताऊंगा। ये नोट कर लिया? मैं करते हैं सुनो। सबसे पहले एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस का मतलब होता है पूरे सर्किट में हर ब्रांच में करंट, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बता सकते हैं तो वो कहलाएगा एनालिसिस ऑफ द सर्किट। ऐसा काम करना ताकि सर्किट के हर एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें से पास होने वाली करंट यदि हम बता सकते हैं तो हम कहेंगे हमने सर्किट एनालिसिस कंप्लीट कर ली, ठीक। R1 E1, R2 E2, R।
हमसे बोला गया कि सर्किट की एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब क्या करना है बताओ बच्चों। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर हर जंक्शन का पोटेंशियल निकाल लो तो फिर करंट आ जाएगी, और हर ब्रांच से अगर करंट निकाल लो तो अभी थोड़ी देर पहले सीखा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना इफ करंट इज नोन, याद आया? तो अगर सबसे करंट आ गई तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल भी आ जाएगा। क्लियर? तो इसी कारण से दो मेथड है, करंट को अननोन मानो तो मैश एनालिसिस, और पोटेंशियल को अननोन मानो फिर करंट निकालो तो नोडल एनालिसिस। मेथड दोनों में किरचॉफ्स लॉ ही है। तो यहां पर हमने मान लिया I1, एक जंक्शन पकड़ लीजिए, दो जंक्शन है उनमें से एक पकड़ लीजिए, यार आप पकड़ लीजिए, एक जंक्शन है, इससे I1, I2 और I3, और लगा दीजिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ, एक वेरिएबल तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो उसको अलग से क्यों लिखूं, उसको यहीं यूज कर लूं कि अगर ये I1 है और ये I2 तो ये I1 प्लस I2 होगा। क्यों मैं I1 I2 I3 लिख करके फिर जीरो करूं, जबरदस्ती का एक अननोन बढ़ाएं। तो हम ऑलरेडी क्या यूज कर चुके हैं, केसीएल यूज कर चुके हैं। पांडे जी, पांडे जी की तबीयत सही नहीं लग रही यार, क्या हो गया, जुकाम बुखार? तबीयत का ध्यान रखो बच्चा। तो कितने अननोन बोलो, दो। अगर दोनों अननोन आ गए तो एनालिसिस कंप्लीट। कितने इंडिपेंडेंट लूप दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग लूप, इंडिपेंडेंट एक दो, ये इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये इन दो के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ठीक है भाई, तो लगा सकते हैं, किसने मना किया? मैं तो कह रहा हूं दो अननोन है, दो इक्वेशन आनी चाहिए, तो दो इंडिपेंडेंट लूप दिख रहे हैं तो तीसरे को क्यों देखेंगे हम? समझ में आ गई बात? तो जरा इसमें कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए और घूम करके वहीं पहुंच जाइए इस डायरेक्शन में, और बताइए क्या इक्वेशन आ रही है। शुरू हो जाइए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए। ले तो सकते हैं उसको भी, बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ, लास्ट लास्ट स्लाइड दिखा दो। हो गया, पहली क्वेश्चन आ गई। ठीक, चलिए मैं भी देख लेता हूँ पहली क्वेश्चन। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल ए है, घूमता हूँ वी ए माइनस, जल्दी बोलो बे, I1 R1 माइनस E1, घूम क्या हो यहाँ पर, माइनस E2। आगे बढ़ो, क्या वहीं पहुंच गए? कैंसिल कर दो इक्वेशन नंबर 1। चलिए अभी ए से चलते हैं और यहीं पर घूम के आते हैं। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, वी ए माइनस I2 R2 प्लस E2, नीचे आओ, करंट का ये डायरेक्शन है बे, माइनस बोलो I1 प्लस I2 इंटू, बराबर बोलो, तीन इक्वेशन, वी ए, वी और वी ए कैंसिल। एक क्वेश्चन नंबर 2, हाँ बेटा, एक ब्रांच में, लूप में तो सेम करंट हो जरूरी है ही नहीं। अगर बीच में जंक्शन आ गया तो करंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो किसी जंक्शन पे जाइए और जितनी ब्रांचिंग हो रही है सब में करंट, अगर एन ब्रांच है तो N-1 अननोन आएंगे, अगर एन ब्रांच है तो N-1 अननोन आएंगे यूजिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ। सही है भाई? हाँ बोल। तो वहां पर भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए लिखते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं लिखते हैं, उसको लेते नहीं, उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको लेते हैं, उसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डेवलप होती है उसको लेते हैं, इंड्यूस को लेते ही नहीं। ठीक, अभी बताऊंगा वहां पर जब पहुंचेंगे तब बताऊंगा। अच्छा डाउट है, खैर मेरे को ये डाउट मतलब जेई निकल भी गया उसके बाद भी ये डाउट मेरा क्लियर नहीं हुआ था। मैं बहुत लोगों से पूछा था कि यार इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है तो यहाँ किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे लगा सकते हो, लेकिन लोग लगाते थे, तो मैं काफी परेशान था। आप परेशान नहीं होंगे, चिंता मत करिए। 6 वोल्ट, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। 2 ओम, 8 वोल्ट, 4 ओम, 4 ओम, 4 वोल्ट,
फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फटाफट शुरू हो जाइए। सारे तुम्हें वो अभी मिल जाएंगे PYQs, ठीक है ना, बनवा दिए सारे PYQs, आप लोग को मिल जाएंगे। जेई मेंस के चैप्टर वाइज हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी चाहिए। एलन सॉफ्ट कॉपी तो मौजूद है ही, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है, एक ललन कोचिंग है। ललन कोचिंग, ललन हट। हाँ भाई हो गया, अरे जल्दी लिखो बे भैया, यहाँ पर देखो उनके हाथ जो है बन जाएंगे जो कैलकुलेशन में सुपर स्ट्रांग है। अरे I2 है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता। है चुप रहे, बोल मत, आज बहुत तेज चल रहा है ऋषिकेश। कौन सी कुछ जीरो आ रहा है, चलो भाई ठीक है शुरू करते हैं। ये I1, ये I2, ये I1 प्लस I2। पहले तो ये चेक करो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक, तुमने उल्टा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, और किसी एक इंसान के हिसाब से चलेंगे तो दूसरा वाला कहेगा सर इस हिसाब से किसने माना है, तो मैं इनके हिसाब से चल रहा हूँ। घूम के वापस आइए, आवाज बंद रखो यार। -2I1 -6 वोल्ट, ठीक है भाई, +8 -I1 + I2 इंटू 4 बराबर बोलिए 0। अब मैं ये बात बात नहीं लिखूंगा, इसके बाद इस लूप में ऐसे घूमूंगा। एक क्वेश्चन बोलिए, कल बोलोगे -4I2, इधर बोलो +4 -8 की +8 +8, यहां पर माइनस आएगा, यहाँ +8 आएगा, ऊपर बढ़ो। -4I1 + I2 = 0।
क्यों भाई, यहां से साफ दिख रहा है? क्या साफ दिख रहा है? कुछ भी साफ नहीं दिख रहा सर। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो साफ दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? कुछ नहीं दिखेगा। I1 और I2 में एक रिलेशनशिप आ जाएगी। क्या आएगी? चेक चेक करो। माइनस यहां पर, यहां पर सही है भाई, बिल्कुल सही है। देखो हम ऊपर जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप होता है ना पोटेंशियल। इक्वेशन में कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो, आंसर आंसर देखते रहेंगे। यहां तक सही है? क्लियर है भाई? और कोई डाउट किसी को? नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं। -2i1 -4i1 कितना आया? -6i1 -4i2 +2 बराबर 0। यही सही लिखा है भाई? अगली इक्वेशन बोलिए क्या आएगी? 3i1 +2i2 बराबर 1। इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब इसको देखते हैं। -4i2 -4i2 कितना आया? -8i2। आगे बढ़ो भाई। -4i1, ठीक, यहां पर 8 -4 इक्वल टू बोलिए 0। सही लिखा है? चल इक्वेशन बोलिए क्या आई? I1 बोलो +2i2 बराबर 1। सही लिखा है? ठीक। अब हमें कोई भी एक उड़ा देते हैं। 2i2 उड़ जाएगा क्या? उड़ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2i1 बराबर 0। तो I1 की वैल्यू बोलिए। अगर I1 की वैल्यू 0 है तो I2 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है? हाँ, ये आंसर है, देख लीजिए। -½ आएगी। चलिए -½ आ गई तो देख ही लेते हैं यार। इतना I1 0, I2 की वैल्यू ½ सही लिखा है। आपका डायरेक्शन अलग होगा तो आपका -½ आ रहा होगा। हो गया भाई? जल्दी करो फटाफट। क्लियर? हो गया? ऋषिकेश आ गया बेटा? ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है नोडल एनालिसिस, और इसी को ही मैक्सिमम हम यूज करेंगे यहां से लेकर के अल्टरनेटिंग करंट सर्किट तक। ठीक, ये काफी ज्यादा यूज होगा। लेकिन नोडल एनालिसिस को समझने के लिए कुछ टूल्स हैं, पहले वो टूल्स अपन निकाल लेते हैं बाहर। ठीक, अभी तक हम लोगों ने ये समझा है कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी है। हमें ये पता है कि अगर इसमें आई करंट मैं मान लूं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं। ठीक है, लेकिन आप उल्टा काम करने जा रहे हैं। हमें वीए और वीबी दिया गया है, तो करंट क्या होगी हमें ये निकालना है। क्यों? क्योंकि हम प्रिपरेशन ऐसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब अननोन क्या लेना है हमको? करंट को अननोन नहीं लेना बेवकूफो, पोटेंशियल को। तो करंट को पोटेंशियल के टर्म में निकालना सीखना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले करंट इस डायरेक्शन में आई है, वीए माइनस आई आर, जो हमें आता है पहले वो कर लेते हैं, वीबी। ठीक, अब यहां से आई की वैल्यू निकालते हैं। क्या आ रही है बच्चों? आई की वैल्यू आती है वीए माइनस वीबी प्लस ई डिवाइडेड बाई आर। जब ये एक्सप्रेशन आ गया तो फिर हमने डिसाइड किया कि आज के बाद कुछ याद करेंगे। क्या याद करेंगे? कि करंट इन एनी ब्रांच इज वी इनिशियल पॉइंट का माइनस वी फाइनल। जहां से स्टार्ट कर रहे हो करंट वो क्या है? इनिशियल। और जहां पहुंच रही करंट वो क्या है? फाइनल। प्लस माइनस सिग्मा ई आई। प्लस माइनस सिग्मा ई आई कैसे निकालेंगे? या प्लस सिग्मा ई आई लिख दो। क्या मानते हुए? ई आई पॉजिटिव कब लेंगे?
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और EI नेगेटिव कब लेंगे? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां तक क्लियर? ठीक। डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच। ये अब डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। जैसे एक बताता हूं एग्जांपल, जल्दी से इसे नोट करो फिर बताता हूं। आज ये चौथी क्लास है कि तीसरी? तीसरी। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, नोट कर लिया? जल्दी करोगे। स्लिपरी होने के चांसेस लग रहे हैं, कुछ ऐसी चीज पड़ी है। और कितने लगेंगे क्लास? किस चीज में? नहीं बता सकता मैं तेज चलता नहीं हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ। लगेंगे, देखी जाएगी। 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर, 8 लेक्चर, 10 लेक्चर। है क्या तेज चल रहे हैं क्या भाई? आराम से चल रहे हैं भाई। किसी को ऐसा लग रहा है बब्बू जी भागे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं भाई। तेज लग रहा है? अच्छा क्या? अच्छा एक बात था, अभी थोड़ी देर पहले उस क्वेश्चन का कैलकुलेशन पूरा किया था मैंने। मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। मैं ये भी तो कह सकता था ये तुम कर लेना, नहीं किया। ये कह रहा होगा कि ये सब छोड़ सकते थे, ये हम कर लेंगे। नोट्स इसमें इसमें एक्चुअल में क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो नोट्स बनाने का समय था वो खत्म हो गया। मैं बताता हूँ कब तक बनता है नोट्स। जब तक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस चलती है, उसके बाद सिर्फ मैथ्स होती है। इसके बाद एक्चुअल में इस चैप्टर में नोट्स नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नोट्स है, फिर इस चैप्टर की माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में नोट्स है, वहां लिखा होगा तुमने, माइक्रोस्कोपिक में खूब लिखा होगा दबा के। यहाँ पे ज्यादा बनेगा नहीं। कैपेसिटर में फिर थोड़ा सा आएगा, एक जगह डायलेक्ट्रिक में आएगा और एक थोड़ा उसके पहले आएगा, फिर आएगा मैग्नेटिज्म। उसमें ठीक ठाक नोट्स होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैथमेटिक्स है उसमें भी ज्यादा। सबसे ज्यादा नोट्स बनते हैं ईएमआई में, इसके बाद सीधा ईएमआई में। ठीक। और वो एसी में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है और वैसे भी ये नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे ना। कहाँ मिलेंगे बता दो भाई, इन्हें कहाँ मिलेंगे? ललन कोचिंग में। चलिए, इस डायरेक्शन में अगर मैं करंट मान लूं तो वो करंट कितनी होगी, जल्दी से बताइए। एक एलई तो एक्स्ट्रा लगा है। बाय टाटा। होमवर्क, होमवर्क क्या करके लाओगे ये बताओ फटाफट। हाँ, ऐसे टू कंप्लीट कर लीजिए। ऐसी वन भी बच रही है। ठीक है, ग्रेविटेशन की ऐसी वन कंप्लीट करिए। ग्रेविटेशन की ऐसी वन और ओई वन कितने क्वेश्चन दोनों मिला करके? तो ऐसी टू इसकी कैंसिल कर दीजिए। ग्रेविटेशन की ऐसी वन और ऐसी टू ओई वन कर लीजिए। क्या ये हो जाएगी? ये चेक कर लीजिए। ग्रेविटेशन की जल्दी देखो बाद में क्या क्या करोगे, हो जाएगी बेटा। तूने देख लिए कितने हो रहे मिला के? कर चुका है तू पहले ही? अरे क्या बात है लड़के। अरे कोई और तो कितने होंगे लगभग? 1909 हो जाएंगे? सहमत हो? ऐसी टू भी दे सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स की। 5 दे दूं? ऐसी टू के 2 क्वेश्चन, 2 कर लोगे? 2 कर। इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा बच्चों। कितने हो गए बेटा? 30। अरे वाह बहुत बढ़िया, ऐसे गिनते रहो।